सो गाइस, अगर हम सेक्शन 3 के फर्स्ट लाइन पर फोकस करें तो हमें बताया गया है कि सेक्शन 3 में जो वर्ड्स मेंशन्ड है इनकी वही मीनिंग होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि वही डेफिनेशन होगी जो यहाँ पे सेक्शन 3 में बताई गई है, अनलेस कि आगे किसी और सेक्शन में, इसी एक्ट के किसी और सेक्शन में अलग से बताया गया हो कि यहाँ पे सेक्शन 3 वाली डेफिनेशन नहीं बल्कि ये नई डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ की जाएगी, और वो जो आपको अलग से वहाँ पे डेफिनेशन बताई गई होगी वो डेफिनेशन इस डेफिनेशन से बिल्कुल अलग, यानी जो शख्स इन डेफिनेशंस में फ़िट बैठता है वो उस डेफिनेशन में फ़िट नहीं बैठेगा। तो ओवरऑल जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमें कॉमन डेफिनेशंस यहाँ पे सेक्शन 3 में बताई गई हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ये डेफिनेशन यूज़ ना करते हम कोई और डेफिनेशन यूज़ करेंगे, और इंशाल्लाह जब हम वो पढ़ेंगे ऐसा सेक्शन तो मैं आपको ज़रूर रिकॉल करवाऊँगा। आपके परसेप्शन को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसी सेक्शन में, सेक्शन 3 में हम आगे डेफिनेशन पढ़ रहे हैं पर्सन इंटरेस्टेड की, लेकिन मान लीजिए आगे चलकर इसी एक्ट के किसी सेक्शन में एक प्रोविज़न है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि नॉट स्टैंडिंग विद द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड, फॉलोइंग पीपल शैल बी कंसीडर्ड एज पर्सन इंटरेस्टेड, या फिर ऐसा लिखा हुआ कि फॉलोइंग पर्सनस पीपल शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज पर्सन इंटरेस्टेड। तो वहाँ पे हम वो बात मानेंगे भले वो जो है सेक्शन 3 की डेफिनेशन को फिट करता हो या ना करता हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और भी कॉन्सेप्ट समझा दूं जिसको आप ना सिर्फ यहाँ पे यूज़ करेंगे बल्कि अपने लॉ के कैरियर में जितने भी एक्ट्स पढ़ेंगे उन सब पर अप्लाई कर पाएंगे। सो किसी भी एक्ट्स में जो डेफिनेशंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, या तो वो इंक्लूसिव होते हैं या एक्सक्लूसिव होते हैं या फिर इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव होते हैं। कहने का मकसद ये है कि या तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से स्टार्ट होगी कि दिस वर्ड मीन्स, दिस वर्ड इंक्लूड्स, या फिर ऐसा लिखा होगा कि दिस वर्ड मीन्स एंड इंक्लूड्स। अगर कहीं पे लिखा हुआ है दिस वर्ड मीन्स, इसका मतलब है कि ये जो डेफिनेशन बता रहा है बस वही कुछ, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ये जो डेफिनेशन है इस वर्ड की इस एक्ट के लिए एक्सक्लूसिव है। और अगर किसी टर्म की डेफिनेशन इस तरह से स्टार्ट होती है कि दिस वर्ड इंक्लूड्स, तो इसका मतलब है जो डेफिनेशन किसी और एक्ट में पहले बताई जा चुकी है वो भी, और जो कुछ हम यहाँ बता रहे हैं वो भी इसकी मीनिंग में शुमार है। इसके अलावा आप इस तरह से भी कह सकते हैं जो एक कॉमन डिक्शनरी में जो कॉमन डेफिनेशन है उस चीज़ की वो भी, और जो कुछ हम इस डेफिनेशन में बता रहे हैं वो भी। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशंस स्टार्ट होते हैं उनको कहा जाता है इंक्लूसिव डेफिनेशंस। और अगर कहीं पे मीन्स एंड इंक्लूड्स लिखा हुआ आता है किसी डेफिनेशन में तो ये कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है। इसमें जो लॉ मेकर है उसने सारी चीज़ें एक्सप्रेसली मेंशन की होती हैं, आपको अपना एम्प्लाइड सेंस यूज़ करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए लैंड की डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है लैंड इंक्लूड्स, यानी डिक्शनरी में अगर कोई लॉजिकल डेफिनेशन लैंड के लिए दी गई है तो वो भी, और साथ में ये कुछ और एडिशनल चीज़ें बता रहा है वो भी। लेट्स सी कि क्या बता रहा है। कह रहा है जो बेनिफिट्स लैंड से अराइज हो रहे हैं वो भी लैंड ही तस्वीर किए जाएंगे, जैसे लैंड से अराइज होता हुआ रेंट या फिर लैंड से अराइज होते हुए क्रॉप्स etc। और वो सारी चीज़ें जो ज़मीन के साथ अटैच्ड हैं। अब ज़मीन के साथ कौन सी चीज़ अटैच्ड हो सकती है, लाइक ट्री ज़मीन के साथ एक अटैच्ड चीज़ है। आगे कह रहा है कि परमानेंटली फेस्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ, यानी वो चीज़ें जो परमानेंटली फेस्टेंड है किसी ऐसे चीज़ से जो कि परमानेंटली अटैच टू अर्थ है। फॉर एग्जांपल किसी ट्री पे लगे हुए फ्रूट्स या फिर किसी प्लांट पे लगे हुए फ्लावर्स एक्सेट्रा। नाउ लेट्स मूव टू द वर्ड पर्सन इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर वो इंसान पर्सन इंटरेस्टेड कहलाएगा जिसका हक है उस कंपनसेशन में, जो कंपनसेशन उस पर्सन को दी जा रही है लैंड को अक्वायर करने की वजह से। फॉर एग्जांपल जब भी गवर्नमेंट लैंड अक्वायर करती है तो उसके बदले में जो नुकसान होता है एक प्राइवेट पर्सन को, उसको कंपनसेशन दी जाती है। तो ये कह रहा है कि हर वो पर्सन जो कंपनसेशन के हकदार है उसे पर्सन इंटरेस्टेड कहा जाएगा। अब पर्सन इंटरेस्टेड जो है वो माइनर भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से एक पर्सन था, उसकी कोई लैंड थी, अब वो पर्सन खुद मर चुका है, अब गवर्नमेंट उस लैंड को अक्वायर करना चाह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होगा पर्सन इंटरेस्टेड? जाहिर सी बात है उस पर्सन के लीगल हीयर्स, तो उसके जितने भी बच्चे होंगे A to Z, ठीक है, जितने भी भाई हैं, जितने भी सिस्टर्स, ठीक है, उन सबको अपना हिस्सा यहाँ पे उस कंपनसेशन में मिलना है। तो ये सारे पर्सन इंटरेस्टेड कहलाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि अगर आपका ईजमेंट राइट वायलेट हो रहा है तो आप भी पर्सन इंटरेस्टेड कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक लैंड अक्वायर किया पर्सन A के घर के पास। अब गवर्नमेंट वहाँ पे एक पुल बना रही है, ठीक है,
और जो पुल जिस तरह से बनना है, तो जो पर्सन ए है उसके घर के ठीक सामने पुल का एक पिलर आ रहा है, जिसकी वजह से ना तो वो अपने घर में कार पार्क कर पा रहा है, ना अपनी बाइक अंदर ले जा सकता है। तो उसका रास्ता रुक गया, यानी उसका ईजमेंट राइट वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पे पर्सन ए की तरह जो भी पर्सन होंगे उन सबको पर्सन इंटरेस्टेड कहा जाएगा, यानी हर वो पर्सन जिसका ईजमेंट राइट भी वायलेट हो रहा है। ईजमेंट और ईजमेंट राइट का बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस पर हमारी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, मस्ट वॉच दैट। तो वर्ड कलेक्टर की मीनिंग है वो शख्स जो कि कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने स्पेशली अपॉइंट किया हुआ है, या फिर जब कमिश्नर कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट के फंक्शंस या पावर्स यूज़ करेगा तो उसे भी कलेक्टर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है कौन, किसे कहा जाता है कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो सर कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डीसी को कहा जाता है, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, आज के वक्त में जो होते हैं। डीसी को कुछ जगहों पे डीएम भी कहा जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब देखते हैं कोड की डेफिनेशन। तो यहाँ बताया गया है हर वो प्रिंसिपल सिविल कोड जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। नाउ यू बी थिंकिंग ऐसा कौन सा कोड है, तो सिविल कोड ऑर्डिनेंस सेक्शन 5 अगर आप मुताला करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोड जो है वो है प्रिंसिपल सिविल कोड ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। इसके अलावा फिर बाद में ये कोड जो है अपने पावर्स डेलीगेट कर सकता है कुछ और जजेस को, लाइक सिविल जज या फिर सीनियर सिविल जजेस को। आगे बताया जा रहा है कि कोड इंक्लूड्स कोर्ट ऑफ एनी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सिविल जज, यानी वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सिविल जज जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेशली अपॉइंट करेगी ये काम करने के लिए। फिर वो अपना पहले वाला काम नहीं करेगा, सिर्फ यही काम करेगा, उसको इस कानून के तहत एक स्पेशल कोर्ट माना जाएगा। फर्दरमोर आगे बताया जा रहा है और बाय विर्चू ऑफ हिज ऑफिस। इससे मुराद ये है कि पहले मान लीजिए वो एक सिविल जज था या फिर कोई और जज था, लेकिन अगर उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बाय विर्चू ऑफ हिज ऑफिस कंकरेंट पावर दिए, तो अब वो जो पहले काम करता था, पहले जो जज था वो भी रहेगा, और साथ में ये वाले पावर्स, यानी जो पावर्स ये एक्ट दे रहा है वो पावर्स भी इस्तेमाल करेगा। आई होप यू कोप माई पॉइंट। और जो कोर्ट हैं ये सारे बताए जा रहे हैं, जितने मैंने आपको पहले बताए, ये सब अपने पावर्स यूज़ करेंगे विद इन स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफाइड एरिया में वो अपने जो है पावर्स एक्सरसाइज करेंगे। आगे प्रोविज़न में बताया जा रहा है कि जो सिविल जज है वो अपने पावर्स यूज़ करेगा अपने पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को देखते हुए। अगर गवर्नमेंट ने कोई लैंड एक्वायर की है जिसकी मालियत सिविल जज साहब के पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा है, यानी अगर मान लेते हैं कि किसी सिविल जज की जुरिस्डिक्शन पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है अप टू 1 करोड़, ठीक है, और जो लैंड एक्वायर की गई है उसकी मालियत है 5 करोड़, तो ऐसा केस सिविल जज साहब नहीं सुन पाएंगे, दैट्स इट। तो इस तरह के केसेस जिनकी पिक्यूनरी वैल्यू एक्सीड कर रही है, तो इस तरह के केसेस हाई कोर्ट की तरफ रेफ़र किए जा सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो गाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। बाकी के जो टर्म्स हैं वो सेक्शन 3 के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।